वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले मैंने आपको लेक्चर जो प्रोवाइड किया था उसमें बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी में, जिसमें हम आप डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट का पहला लेक्चर बताया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें डाइवर्सिटी के बारे में जाना था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। उसी तरीके से आज हम कुछ और टर्म के बारे में जानेंगे, एनाटॉमी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एनिमल किंगडम को डिवाइड कैसे किया गया है। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आगे बहुत सारे टर्म आएंगे, क्योंकि आप रट के तो सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते हैं, तो आप उसको बार बार लर्न करने की कोशिश करेंगे और आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया जाए जिसमें सारी चीज़ें समअप हो। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी, जैसे प्रोटोजोआ में यूग्लिना वगैरह के बारे में पढ़ना, पोरीफेरा में आपको साइकॉन के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके पहले तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला टर्म, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्लास या ऑर्डर में डिवाइड करना, तो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। तो जो एनिमल्स का ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि करेक्ट रैंक क्या होता है, तो इस किस तरीके से एनिमल को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इनका रैंक होता है, सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम आता है। फाइलम टर्म जो है वो जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद से क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज की स्पेलिंग ऐसे होगी, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, सब स्पीसीज के बाद क्लाइओन्स आते हैं, क्लाइओन्स, ठीक है। क्लाइओन्स के बाद डीम्स आते हैं। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो ये ग्रुप है यहाँ तक जीनस तक, उसे सुप्रा स्पेसिफिक ग्रुप कहा जाता है, और जो सब स्पीसीज से लेकर डीम्स तक है, स्पीसीज के बाद जो उससे छोटी पॉपुलेशन होती है सब स्पीसीज, उससे छोटी पॉपुलेशन को क्लाइओन्स, क्लाइओन्स से छोटी पॉपुलेशन को डीम्स कहते हैं, और ये होते हैं आपके इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। तो ये स्पीसीज के ही पार्ट होते हैं, इसलिए इनका इंट्रा नाम दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि एनिमल किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में मेनली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। फिर मेटाजोआ को फर्दर तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया है। ये हो गया आपका किंगडम में डिवाइड, सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। फिर मोटाजोआ को डिवाइड किया गया है मीसोजोआ, पैराजोआ, या इसी को पोरीफेरा या पोर बियरर कहते हैं, जिनमें छेद पाया जाता है। जब मैं आपको पोरीफेरा पढ़ाऊंगी, साइकॉन पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी, पोरीफेरा के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी, क्यों उसे पोरीफेरा कहा जाता है, क्यों प्रोटोजोआ कहा जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है, प्रोटो कहीं भी वर्ड आया आपके बायोलॉजी में तो उसका मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। और जोआ से मतलब जून से लिया गया है, जून मतलब ऑर्गेनिज्म या एनिमल, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो सबसे प्रिमिटिव हैं, जो सबसे पहले आए थे, उन्हें प्रोटोजोन कहा गया। अब फिर इंफ्रा किंगडम जो इंटरोजोआ था, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया। अब रेडिएटा और बायोलेटरिया के बारे में आपको मैंने बताया था सिमेट्री के बेसिस पे, ठीक है, कि इनकी बॉडी का डिवीजन किस तरीके से होता है। उसमें दो किंगडम में दो इंफ्रा उसमें डिवाइड किया गया, जिसमें आपका रेडियाटा, जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दूसरा बायोलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियाटा में आपके आते हैं निडेरिया, क्लास निडेरिया, टीनोफोरा, ये दो जो है फाइलम आपके आते हैं, जिसमें आपको निडेरिया पढ़ना भी है, ठीक है। जिसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंट्रेट्स भी इनको बोला जाता है। और दूसरा आपका आया जिसमें आए एसिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। अब सिलोमेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, सिलोम क्या होता है आगे। अभी आप इतना समझिए कि इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया। एसिलोमेट्स में आपके आए प्लेटी हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट में आए एस्के हेलमिन्स, ये भी आपको पढ़ना है। और यूसिलोमेट में आए मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये चार चीज़ें आपके यूसिलोमेट में आती हैं मोलस्का से, ठीक है। बाकी आगे की चीज़ें एसिलोमेट आपके प्लेटी हेलमिन्स में, स्यूडोसिलोमेट एस्के हेलमिन्स, और जो प्रोटोजोआ पोरीफेर है वो क्या होते हैं, उनमें भी सिलोम नहीं पाया जाता, वो भी एसिलोमेट में आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं तो थोड़ा सा कैरेक्टर जान लेते हैं कि मीसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ में क्या डिफरेंस होता है। अगर इनके हैबिट की बात की जाए तो हैबिट के बेसिस पे
ये क्या होते हैं, मीसोजोआ क्या होते हैं, सेसाइल पैरासाइट। सेसाइल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे स्टेबल हो, ठीक है, मूव ना करते हो, उसे क्या कहा जाता है, सेसाइल, ठीक है। और पैराजोआ भी सेसाइल है। और ये क्या होता है, यू बेटा जो मोस्टली मोबाइल होते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि ये क्या होता है, नॉन मोबाइल, ठीक है, नॉन मोबाइल मतलब ये मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं, ये भी नॉन मोबाइल होते हैं। अब बात कीजिए टिश्यू की, तो मीसोजोआ में ये एब्सेंट होता है, केवल फ्यू जो है सेलिन की लेयर पाई जाती है, ठीक है, जबकि पैराजोआ में बॉडी इसमें पुअरली डिफाइंड टिश्यू पाया जाता है, और यूमेटाजोआ में वेल डिफाइंड टिश्यू पाया जाता है। ऑर्गन्स की बात की जाए तो इसमें ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, पैराजोआ में भी ऑर्गन नहीं बनते, लेकिन यूमेटाजोआ में ऑर्गन बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या माउथ की बात की जाए तो मीसोजोआ में क्या होता है, एब्सेंट, इसका मतलब होता है एब्सेंट यानी कि प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से आपके पैराजोआ में भी एब्सेंट होता है, लेकिन यूमेटाजोआ में मोस्टली विथ माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूमेटाजोआ में माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए यूमेटाजोआ को आप फिर सिलोमेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो जब आगे आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रोटोजोआ आप पढ़ेंगे, तो प्रोटोजोआ आपके मीसोजोआ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें वेल डिफाइंड टिश्यू वगैरह नहीं पाए जाएंगे, हैबिटेट उनका वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन भी इनका कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है। यहाँ पे भी इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, तो इनका सेल के अंदर ही होगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर होता है। बॉडी सरफेस की बात की जाए तो ये नॉट पोरस, मतलब पोर नहीं पाया जाता इसमें, जबकि यहाँ पे बात की जाए ये पोरस होते हैं, यानी कि छिद्र इसमें पाए जाते हैं बॉडी में, जैसे आप साइकॉन पढ़ेंगे, ठीक है, और ये नॉट पोरस होते हैं। बॉडी कैविटीज़ की बात की जाए, बॉडी कैविटी के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये एब्सेंट होता है यहाँ पे 1 to many होते हैं। यहाँ पे बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाई सीनोसाइट्स। सीनोसाइट्स के बारे में जब आप साइकॉन पढ़ेंगे तो वहाँ उसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है सीनोसाइट्स का, उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर करंट के बारे में, तो वहाँ आपको सीनोसाइट्स के बारे में या कोइनोसाइट्स के बारे में समझ में आएगा। फिजियोलॉजिकल, अगर इनका डिवीजन ऑफ लेवर की बात की जाए, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ कैसा होता है, तो ये वेल मार्क्ड नहीं है, इसमें भी वेल मार्क्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेल मार्क्ड है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले सीलोम के बारे में। व्हाट इज सीलोम? तो सीलोम क्या होता है, ठीक है, सीलोम जो होता है ये होता है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी यानी खोखली कैविटी होती है जो बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी और बॉडी वॉल और गट वॉल, यानी कि जो आपके स्टमक की वॉल होती है, गट वॉल के बीच में लाइनिंग होती है किसकी, मीजोडर्मल, ठीक है, मीजोडर्म की। आपको मैंने बताया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये मीजोडर्म की बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें लाइनिंग पाई जाती है बॉडी वॉल और गट वॉल की, मीजोडर्मल लाइनिंग पाई जाती है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ। बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बॉडी वॉल और गट के बीच में लाइनिंग होती है किसके द्वारा, मीजोडर्मल एपिथेलियम। एपिथेलियम के बारे में आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इसकी कैसी होती है, मीजोडर्मल लाइनिंग होती है। अब इनको इसके बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। ए सिलोमेट का कहीं भी ए मतलब है, उसका मतलब एब्सेंट, मतलब जिनमें सिलोम एब्सेंट हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी डबल लेयर होती है, सैक सराउंडिंग ए सिंगल कैविटी विच ओपन्स इनटू साइड थ्रू ए माउथ, हैव नो सीलोम। इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है। स्यूडो का मतलब कहीं भी आपके बायोलॉजी में अगर स्यूडो टर्म आ रहा है तो इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि दिखेगा तो ये कैविटी की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये कैविटी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, हैव कैविटी इन बिटवीन बॉडी वॉल गट बट नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इसके लिए देखिए सीलोम होने के लिए एक क्राइटेरिया है कि उसकी जो गट और बॉडी वॉल की लाइनिंग है वो मीजोडर्मल एपिथेलियल की होनी चाहिए, ठीक है, मीजोडर्मल एपिथेलियम की है तभी वो क्या होता है, सीलोम माना जाता है। लेकिन स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं, अभी स्यूडोसिलोमेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आगे आप एसके हेल्मेंस के बारे में पढ़ेंगे भी। तो एसके हेल्मेंस का मेन कैरेक्टर है कि वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि उसमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है। अब ट्रू सीलोमेट का मतलब जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम लाइंड बाय मीजोडर्मल कैविटी, ठीक है, मीजोडर्मल एपिथेलियल के द्वारा लाइनिंग होती है, इस वजह से ये ट्रू सीलोम इसमें पाया जाता है। तो अब कहीं भी अगर आपको टर्म बार बार अगर आएगा, व्हाट इज ए सीलोमेट, व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट, व्हाट इज ट्रू सीलोमेट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब फाइला को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
खास करके जब आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करेंगे करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। फाइलम मेजर एंड माइनर फाइला, ठीक है, दो में डिवाइड किया गया। मेजर फाइला में कुल टोटल 11 को रखा गया, जिसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरस, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, रोटीफेर, नेमेटोड, मोलस्क, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एक्टो एक्टोरोप्टा और इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, ठीक, इकाइनोडर्माटा आते हैं, ठीक है। और बात की जाए माइनर फाइला की, तो माइनर फाइला में आपके रोटिफर आते हैं, एक्टोकार्पा आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, इसलिए इनको माइनर फाइला कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है आपका बॉडी सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी में इस तरीके से किसी कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें इस तरीके का डिवीज़न पाया जाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म टर्म कल के भी आया था, तो मैंने बोला था कि आपको मैं आगे समझाऊंगी। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में बताना है कि मेटामेरिज्म क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू at internal along body of animal, thus dividing body into linear series of similar part of segment। बॉडी को लीनियर सेगमेंट में इस तरीके से डिवाइड करना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन होता है फाइलम एनिलिडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जब एनिलिडा पढ़ेंगे, जिसमें नेरीस वगैरह आपको पढ़ना रहेगा, सिलेबस देखिए तो आपका दिया होगा, उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये क्या होता है, मेसोडर्मल फिनोमेना होता है, दो तरीके से हो सकता है। इंटरनली यानी कि बाहर की अंदर की तरफ सेल के अंदर, और सेल के बाहर एक्सटर्नली। देखिए, अगर सेगमेंटेशन ऑफ नर्व्स, ब्लड वेसल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन ऑर्गन, मतलब हर सेगमेंट में जैसे इस तरीके से बॉडी पाई जाएगी, बॉडी के सेगमेंट पाए जाएंगे, तो कहीं पे नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, कहीं पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाएगा, इस तरीके से पाया जाएगा। और बात की जाए एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की, तो यहाँ पे आप बाहर से एनिमल को देख के बता सकते हैं कि उसमें इस तरीके से सेगमेंट, उसकी बॉडी पे काइयोना वगैरह पढ़ेंगे आप प्रैक्टिकल में अपने, तो इस तरीके से सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डाइजेशन। डाइजेशन 3 तरीके का हो सकता है, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या बोथ में हो सकता है, ठीक है। अगर सेल के अंदर हो रहा है तो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा, जैसे कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में। अगर सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, तो ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में होता है, ठीक है। और अगर दोनों तरीके का पाया जा रहा है, जैसे कि सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की जो है क्या होती है, डाइजेशन पाई जाती है। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब जानते ही हैं, ब्रीदिंग, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल ऑफ एयर, वाटर और एयर थ्रू मॉइस्ट सरफेस डायरेक्टली। अगर बॉडी सरफेस के एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये यूग्लिना है, ठीक है, या पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम, इनके बॉडी सरफेस से क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि इनमें एक ही सेल पाया जा रहा है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जा रही है जिससे रेस्पिरेशन हो, तो इनके बॉडी सरफेस से ही होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। अगर एयर और वाटर थ्रू स्किन ऑफ ब्लड वेसल हो रहा है तो उसे अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है, इसके स्किन पे पाया जाता है। और अगर एयर गिल्स के थ्रू हो रहा है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट, एयर डक्ट और ट्रैकिया, ठीक है, एयर गिल्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ एयर डक्ट या ट्रैकिया के थ्रू, तो इंसेक्ट में जैसे फिशेज में गिल्स में होता है, और ह्यूमंस में लंग्स पाए जाते हैं, उनसे रेस्पिरेशन होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी, यही मतलब है डाइवर्सिटी का, कि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोटोजोआ से लेके एनिमल तक सब एक जैसे हैं, सब में लंग्स पाया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, किसी में गिल्स से हो रहा है, किसी में लंग्स से हो रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या, क्यों इसका नाम ओपन है और दूसरे का नाम क्लोज्ड है। तो यहाँ पे बात ये है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर डिफरेंस ये है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स से मतलब जैसे हम लोग का ब्लड, ह्यूमंस का आप ले लीजिए, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हार्ट से आपकी छोटी छोटी कैपिलरी जैसे पाइप बना हुआ है हम लोग, जिसको हम लोग आर्टरी और वेन कहते हैं, उसके थ्रू ब्लड जाता है। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, इनमें इस तरीके का कोई जो है सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें ऐसे बॉडी में ऐसे खुले खुले ऐसे जगह होते हैं, उन्हीं जगह के बीच से ये, मान लीजिए ये बॉडी है किसी एनिमल की, ठीक है, उसमें ये जो स्पेस पाया जा रहा है इसी में से ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। ना कि हम लोगों की तरह इस तरीके से हार्ट आप बना दीजिए, हार्ट से इस तरीके से कैपिलरीज नहीं निकलेंगी, ठीक है, इस तरीके से आर्टरी वेन नहीं निकलेगा, इनका ब्लड ऐसे पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। अब ओपन सिस्टम में आते हैं एनिलिडा,
मोलस्का, वर्टिब्रेट इसमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थवर्म, वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, एनिलिडा पाए जाते हैं, लीचेस पाए जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए क्लोज तो ऑर्थोपोडा मोलस्का में, ठीक है, इसमें ब्लूइश कलर का वो पाया जाता है ब्लड हीमोसाइनिन की प्रेजेंट की वजह से, और यहाँ पर रेड पाया जाता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट की वजह से। एनिलिडा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से स्केलेटल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, लोकेशन के बेसिस पे, किस कहाँ पे अगर ये पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। अगर बाहर पाए जा रहे हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर, अगर बाहर पाए जा रहे हैं तो उसे एक्सोस्केलेटन, और अगर अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं तो उसे एंडोस्केलेटन, ठीक है। यहाँ पे बात लिखी हुई है सिक्रेटेड बाय स्किन और एक्टोडर्म। अगर एक्टोडर्म यानी कि बाहर की जो सबसे लेयर है वहाँ पाया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सोस्केलेटन। जैसे कैलकेरियस सेल ऑफ मोलस्क, जब मोलस्क में आप पाइला वगैरह देखेंगे, सीप वगैरह देखिए, बाहर से कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन उस पर पाया जाता है। काइटिनस क्यूटिकल ऑफ ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में काइटिनस क्यूटिकल पाए जाते हैं। जैसे कि आप इनमें मधुमक्खी वगैरह ले लीजिए तो उनको देखिए, उनके ऊपर जो है काइटिनस लेयर पाई जाती है ऐसे झिल्ली की तरह, ठीक है। डर्मल प्लेट्स पाए जाते हैं, इकानोडर्मेटा, ये भी क्या है, एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल हैं। अब बात की जाए एंडोस्केलेटन की, इसमें हार्ड बोन पाया जाता है, कार्टिलेज टिश्यू पाए जाते हैं, और इंटरनल फ्रेमवर्क पाया जाता है। ये मेनली वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जैसे हम लोग, ठीक है। हम लोग की बॉडी में देखिए स्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटल सिस्टम, पूरा ढांचा है शरीर में, 206 हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, एंडोस्केलेटन है, ठीक। अब बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कई तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप समझ रहे हैं, एलिमिनेशन या बाहर निकाला जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीट जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों में अमोनिया के फॉर्म में पाए जाते हैं जिन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं, कुछ एनिमल्स में यूरिया के फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, और कुछ में यूरिक एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब अमोनोटेलिक क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, अमोनोटेलिक में इन लीवर बाई ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है जब एमिनो एसिड का, मतलब ऑक्सीडाइजेशन होता है एमिनो एसिड का। आपने आगे के जो है क्लासेस सेमेस्टर्स में एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा, उसका डीएमिनेशन भी आपको पढ़ना था, मोस्टली सेकंड सेमेस्टर में था, तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो उसके डीएमिनेशन से अगर अमोनिया बनता है तो उसे क्या कहते हैं, अमोनिया या कल्ड अमोनोटेलिक, ठीक। ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, मोस्ट बोनी फिशेज में, टैडपोल में, और एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। बात की जाए यूरिया की, यूरिकोटेलिक, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आप अगर किसी भी तैयारी वाले एग्ज़ाम की, जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ देने जा रहे हैं, या किसी भी मास्टर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात की जाए यूरिया की, तो यूरिया को यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन लीवर फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड और निथिन साइकिल चलता है, ठीक है। यूरिया साइकिल ये भी हाईली सॉल्युबल होता है, जैसे कि मैमल्स में, हम लोगों में क्या होता है, यूरिया बनता है, ठीक है। मोस्ट एम्फीबियंस में, एक्वाटिक रेप्टाइल्स में जैसे कि क्रोकोडाइल में, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैमल्स में होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज में, सम बोनी फिशेज में ये क्या होते हैं, यूरिया का सिक्रीशन होता है। उसी तरह यूरिक एसिड की बात की जाए, ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या यूरिकोटेलिक होते हैं, ये मोस्टली लीवर में बनते हैं, ठीक है, या किडनी में, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे लैंड रेप्टाइल्स हो गए, जो लैंड यानी कि भूमि पर पाए जाने वाले रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, बनता है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात की जाए, मेंटेन वाटर के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी को मेंटेन करना क्या कहलाता है, के बेसिस पे डिवीजन किया जाए तो एनिमल दो टाइप के होते हैं, या तो वो हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस जिनको बोला जाता है, या वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं जिन्हें डायोइसियस बोला जाता है, ठीक है, डायोइसियस। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बार बार ये टर्म आएगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट दे देगा, बाइसेक्सुअल दे देगा, या मोनोइसियस, तो इसका मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही एनिमल में पाया जाए, ठीक है। जैसे केचुआ ले लीजिए, तो उसमें केचुआ छोड़ दीजिए, उसके आगे आइए, जैसे मान लीजिए यूग्लिना लीजिए, पैरामीशियम, या इसके आगे साइकॉन वगैरह ले लीजिए, तो यहाँ मेल और फीमेल केवल एक ही बॉडी में पाया जा रहा है। मतलब इस तरीके से नहीं है कि ये मेल है और ये फीमेल, जैसे ह्यूमंस में हो गया, मेल और फीमेल डिवाइडेड होती हैं,
तो अगर मेल और फीमेल डिवाइडेड नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, बाइसेक्सुअल कहा जाता है या मोनोइसिस। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें एक ही बॉडी में दो सेक्स पाए जाए, मोनोइसिस मतलब एक ही तरीके के बॉडी में दो तीन चीज़ें पाई जा रही, जैसे लीवर हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, तो ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब जहाँ पे बॉडी डिविजिबल हो, डायोइसिस यानी कि जहाँ पे मेल और फीमेल का अलग किया जा सके, ठीक है। जैसे कि रैबिट हो गया, लिजर्ड हो गया, बर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर दो टर्म आता है प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है, इनको डिवाइड किया जाता है किस बेसिस पे, अगर मेल और फीमेल एनिमल जो है डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये हो गया, ठीक है। प्रोटोएंड्री का मतलब अगर किसी एनिमल में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, एनस की बात की जा रही है, अगर वो पहले मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर अगर बॉडी है, एक ही बॉडी मतलब एनिमल्स पाए जा रहे हैं तो, ठीक है, अगर मेल पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हुआ तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं। अब डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, डेवलपमेंट भी आप आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई यंग वन है, ठीक है, यंग वन है और उस वो क्या बना ले रहा है, एडल्ट बना ले रहा है, जैसे रैबिट। इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे क्या होता है, जो यंग वंस है, जैसे मान लीजिए हम लोग में बेबी क्या बना और उससे डायरेक्ट क्या होता है, हम लोग बड़े बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पे पहले लार्वा बनेगा, फिर वो लार्वा जो है डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। पहले एग निकला, ठीक है, एग से डायरेक्ट एनिमल नहीं निकलेगा, जैसे एग से डायरेक्ट चूजा निकल गया तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे एग पहले लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने मेढक देखा होगा, मेढक में भी मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, वो पहले मछली की तरह दिखता है, ठीक है, टेडपोल लार्वा पाया जाता है, फिर वो मेढक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन तीन तरीके का हो सकता है, या तो ओवीपेरस यानी कि जो एग ले करते हैं, या वीवीपेरस जो बच्चों का जन्म देते हैं, या ओवोवीविपेरस यानी कि जो यग भी ले करते हैं, यग भी देते हैं और उनमें बेबी भी बनता है। जैसे जो एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, एग लेइंग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओवीपेरस, जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल और बर्ड्स। लेकिन जो क्या करते हैं, इंटरनल नरिशमेंट देते हैं प्लासेंटा के थ्रू, जैसे मदर में, जैसे कि मैमल, ठीक है, हम लोग में क्या होता है, इस बच्चे को अंदर ही नरिशमेंट दी जाती है प्लासेंटा के थ्रू, तो हम लोग यहाँ बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, तो वीवीपेरस। ओवोवीविपेरस का मतलब होता है ये सिमिलर टू वीवीपेरस होते हैं स्पीसीज इन देयर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड यंग आर बॉर्न लिव बट नो प्लासेंटा एंड अनबॉर्न यंग नरिशमेंट बाई यग यॉक, ठीक है। ये क्या होंगे, उसमें जो है यग एग में ही क्या होगा, एनिमल तो आ जाएगा लेकिन उनमें क्या होता है, प्लासेंटा नहीं होता है, ठीक है, और जब वो बाहर निकाल दिए जाते हैं उसके बाद इनको क्या किया जाता है, नरिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी पे बात करना बहुत ज़रूरी था। आगे आपके जो भी जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रोटोजोआ पढ़ाने जा रही हूँ, प्रोटोजोआ में आपको यूग्लिना, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस तीन चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो उसमें ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा कि सॉरी उसमें टर्म ज़रूर से ज़रूर, जैसे सिलोमेटा, स्यूडोसिलेमेटा, बॉडी सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, ये सब आगे आपके आएंगे, तो आपको जानना जरूरी था कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी प्रोटोजोआ क्या होता है, फिर आप लोग यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।